नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कल हमने रासो साहित्य शुरू किया था। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा। आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य के बारे में क्या कहा उसके बारे में पढ़ा। और रासो साहित्य में हमने खुमान रासो, बिसलदेव रासो, दो प्रमुख रूप से रासो साहित्य पढ़े। आज हम हमीर रासो के बारे में परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद प्रकाश, इन रासो काव्यों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे विद्यापति की दो रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जिसमें से कीर्ति पताका अनुपलब्ध है, यानी उपलब्ध नहीं है, अप्राप्य है, उसको भी रासो साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। और एक और श्रीधर की रणमल छंद रचना, वो भी रासो साहित्य में रखी जाती है। तो हम कुल मिला के इन रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, हमीर रासो के बारे में पढ़ते हैं। हमीर रासो मुख्यतः रूप से सारंगधर नामक कवि ने लिखा। हमीर रासो की जो रचना है किसने की भाई? सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। और आचार्य शुक्ल जो है, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि एक प्राकृत पेंगलम नामक अपभ्रंश जो रचना है, प्राकृत अपभ्रंश की रचना है, प्राकृत पेंगलम, जिसमें छंदों की विवेचना की गई है, उससे प्राप्त 8 छंदों या 7 छंदों के आधार पर ही आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की कल्पना की थी। उसके अलावा कुछ भी इसके बारे में प्राप्य नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्राकृत पेंगलम याद रखें, प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर, प्राकृत पेंगलम के कुछ 7 छंद है, शायद या 8 है, कंफर्म नहीं है, यह मैंने पहले आपको लिखवा दिया था जितने भी छंद हैं। प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था किसी भी विद्वान के पास। तो प्राकृत पेंगलम जो रचना थी, उसके छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह ग्रंथ है, उपलब्ध है, यानी इसके अस्तित्व की कल्पना की। ऐसा उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि हमीर शब्द है जो अमीर शब्द का विकृत रूप है। अमीर शब्द का विकृत रूप है, यानी खराब हुआ रूप है, जो किसी का नाम न होकर, क्या है? अमीर किसी का नाम नहीं है, जो किसी का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी हमीर रासो के बारे में कहते हैं कि ये अमीर शब्द का विकृत रूप है, जो किसी का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है या प्रयोग में लाया जाता है। सबसे बड़ी बात, यह उपलब्ध नहीं है, यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखना। और आचार्य शुक्ल जो है अपभ्रंश की रचनाओं की यही समाप्ति मानते हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने कहा कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। हमीर रासो ग्रंथ के संबंध में लिख लेना, हमीर रासो ग्रंथ का उल्लेख करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा, मतलब उसके बाद भी लिखी गई, लेकिन जो परंपरा चली आ रही थी लगातार, कंटिन्यूटी कहते हैं जिसे, निरंतर्य, तो अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। ऐसा आचार्य शुक्ल हमीर रासो का हवाला देते हुए अपने ग्रंथ में कहते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं के जो उन्होंने दी है, उसके अंतिम लाइंस में यह लिखा है। ठीक है, तो ये हमीर रासो के बारे में था, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आता है परमाल रासो। इसे आलय खंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, उसके आसपास के क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों को आलय खंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका प्रधान केंद्र जो आलय खंड का है वो बेसवाड़ा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ये आज भी गई काव्य के रूप में प्रचलित है। मूल रूप से ये उपलब्ध नहीं है, और यह गई काव्य के रूप में भी आया, एक गीत के रूप में, जो एक वीर गीत था या वीर गीत है। तो परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी। ठीक है, उसके बाद में चार्ल्स इलियट ने आलय खंड नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, और यह वीर गीत है, यह लोक गय काव्य है
और सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें महोबा के राजा प्रमर्दी देव जो एक चंदेल शासक थे, उनके आश्रय में ये जगनिक रहते थे और उनके 2 सेनापति थे, आला और उदल। ठीक है, उन सेनापतियों की वीर गाथा के रूप में ये लिखा गया, वीर गीत। ठीक है, तो परमाल रासो इसके रचयिता है जगनिक। देखो रचयिता ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, रचयिता, ध्यान रखना, रचयिता, ये रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। ठीक है, उसी प्रकार कवयित्री होती है, कवयित्री। ये मैंने ऐसे ही कई बार देखता हूँ, लोग गलत लिखते हैं, साथ ही रचयिता लिखते हैं या कवयित्री लिखते हैं, वो गलत है, रचयिता कवयित्री। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही व्याकरण के पाठ को शब्द शुद्धि के रूप में लिख लिया, क्योंकि हमारे ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि साथ साथ में ये शब्द शुद्धि तैयार होती है। तो जगनिक है और इसका जो रचना काल है 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। ठीक है, इसका रचना काल, परमाल रासो का रचना काल 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आलय खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। जो उत्तर प्रदेश में आलय खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है लोगों में, लोगों के शब्दों में, लोकगीत के रूप में, तो वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। परमाल रासो था, उसके मूल रूप का उसके आगे विकसित रूप, मतलब प्रक्षिप्त होता गया, आगे शेपक जुड़ते गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और रासो क्या है? ये रासो लोक गए काव्य है, वीर गीत के रूप में, लोगों में गाए जाने वाला गीत है, वीर गीत के रूप में। 1865 ईस्वी में, इसे 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम आलय खंड के नाम से प्रकाशन कराया और इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ध्यान रखना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास परमाल रासो पाठ निर्धारित किया विद्यार्थियों आदि छात्रों के पढ़ने के लिए, और इन्होंने ही पहली बार नाम परमाल रासो दिया। ध्यान रखना, है 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट जो थे उन्होंने सर्वप्रथम आलय खंड के नाम से प्रकाशन कराया और इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो पाठ निर्धारित किया। ठीक है, और परमाल रासो नाम, जो इस आलय खंड का नाम परमाल रासो जो है, इस काव्य का नाम श्याम सुंदर दास ने ही दिया। जगनिक कौन थे? जगनिक इस रासो, परमाल रासो के लेखक थे, कवि थे। वो कौन थे कि महोबा एक राज्य है, वहाँ के राजा परमर्दी देव का आश्रित था और उसने इस काव्य में वीर आला और उदल, ध्यान रखना, आला और उदल की वीरता का वर्णन किया है, आला और उदल की वीरता का वर्णन किया है। अब कुछ बातें और हैं जिसके बारे में देखते हैं हम। तो परमाल रासो आपके इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें आलय खंड नाम कहाँ कहाँ चलता है, उत्तर प्रदेश, इसका प्रधान क्षेत्र केंद्र बेसवाड़ा। ठीक है, और जगनिक इसके रचयिता, 13वीं शती की रचना, कालक्रम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका नाम श्याम सुंदर दास ने दिया। ये वीर गीत है, आला और उदल की वीरता का वर्णन है। ठीक है, कुछ और बातें हैं कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कालांतर में आला लोकगीत की एक शैली भी बन गया, आला जो बरसात में गाए जाते हैं। आचार्य शुक्ल इस संबंध में कहते हैं कि कालांतर में जो आलय खंड आला गीत गाया जाता है, कालांतर में कालांतर में जैसे जैसे काल का अंतर बढ़ता गया, ठीक है, बाद में कालांतर में आला लोकगीत की एक शैली बन गया, लोकगीत की एक शैली बन गया। ठीक है, लोकगीत की एक शैली बन गया जो बरसात में गाए जाते हैं।
बरसात यानी वर्षा ऋतु, शुक्ल ने ऐसा ही लिखा है, जो बरसात में गाए जाते हैं। इसे कालांतर में कहा कि कालांतर में आला लोकगीत की एक शैली बन गया जो बरसात में गाए जाते हैं। ऐसा शुक्ल ने कहा परमाल रासों के बारे में या आला लोकगीत के बारे में। और आला लोकगीत का प्रधान केंद्र बेसवाड़ा माना जाता है, बेसवाड़ा, ठीक है। और आरंभ में इसे पृथ्वीराज के महोबा खंड का भाग माना जाता था। प्रारंभ में इसे यानी आले खंड को, क्योंकि यह महोबा राज्य का ही था परमर्दित देव, तो महोबा खंड आरंभ में इसे पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज रासो में भी एक महोबा खंड है, पृथ्वीराज रासो के महोबा, पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड समझा जाता था, महोबा खंड समझा जाता था, ठीक है। प्रारंभ में इसे पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड समझा जाता था, यानी जब तक इसके बारे में पता नहीं चला कि आले खंड भी कुछ अलग से है, कोई रचना है, परमाल रासो कुछ अलग से है, तब तक इसको क्या समझा जाता था कि पृथ्वीराज रासो का एक महोबा खंड है, वही समझा जाता था। और आचार्य शुक्ल एक इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आचार्य शुक्ल, और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है, कि वो कहते हैं कि ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। इसके बारे में कहते हैं ये गूंज मात्र है, ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, ठीक है। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखें कि ये पंक्ति किसने कही, परमाल रासों के बारे में ये पंक्ति कही है कि ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, यानी लोगों में ये गाया जाता था, अभी तक इसका मूल कुछ नहीं बचा है, लोगों में जो गाया जाता है वही है, मूल इसका कुछ भी नहीं बचा है। और परमाल रासों में एक पंक्ति है इसकी फेमस, परमाल रासों की पंक्ति है कि 12 बरस लो कुकुर जिए, 12 बरस लो कुकुर जिए और तेरे लो जिए सियार। 12 बरस लो कुकुर जिए और तेरे ले जिए सियार, एक मात्रा है, तेरे ले जिए सियार। बरस 18 क्षत्रिय जिए, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये कुछ आपको लग रहा हो कि भाषा गलत है, उसमें इसी भाषा में लिखा गया था, ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 12 बरस लो कुकुर जिए और तेरे ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये परमाल रासों की पंक्ति है, अच्छे से याद रखें। पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण रासो काव्य है। आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक माना है, लेकिन इसी रासों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है रासो काव्य के बारे में, देखते हैं तो पृथ्वीराज रासो के बारे में कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। वहाँ उन्होंने ये लिखा है, पृथ्वीराज रासो हेडिंग डाल के पहली लाइन या दूसरी लाइन या शायद कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा शुक्ल कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम महाकवि आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई और हिंदी का प्रथम महाकाव्य
पृथ्वीराज रासो। तो ऐसा आचार्य कौन कहते हैं, किसके अनुसार भाई, आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल और लगभग सभी विद्वान, और ये प्रामाणिक भी है कि इन्होंने पूरा नहीं किया था इस रासो को, इनके पुत्र जल या जलहण ने पूरा किया था। इसके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है जो रासो काव्य में लिखी है कि पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृप काज। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को जल या जलहण ने पूरा किया, और इस संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृप काज, चली गजन नृप काज। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। ये मैंने पूरी बात डॉक्टर नगेंद्र से उठाई है, ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें से ये पूरे फैक्ट्स लिया है। ये सारा शुक्ल वाली बात शुक्ल से ली है, बाकी ये जो इस संबंध में उक्ति जो प्रसिद्ध है और इस पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है, चाहे तो आप नगेंद्र से देख सकते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं, 4 संस्करण प्रसिद्ध है। और यहाँ आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था अभी हाल ही में एक एग्जाम में आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न क्या है हम अभी बात करेंगे। पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा है, तो मैंने नगेंद्र को पढ़ा ये सामग्री तैयार करने के लिए, तब पता चला कि ये प्रश्न यहाँ से पूछा। तो इसका पहला जो संस्करण है वो वृहत्तम संस्करण, सबसे बड़ा संस्करण है, वृहत्तम संस्करण या सबसे बड़ा संस्करण। और ये कहाँ से प्रकाशित है, काशी नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। इसकी हस्तलिखित प्रति वृहत्तम संस्करण की यहाँ से तो प्रकाशित हुआ था, लेकिन हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें 69 समय है, समय यानी खंड या सर्ग। किसी भी प्रबंध काव्य को सर्ग, अध्याय आदि में बांटा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को समय में बांटा गया है, समयों में बांटा गया है। ठीक है, तो 69 समय या सर्ग है, समय है। पृथ्वीराज रासो को समयों में ही बांटा गया है, ध्यान रखना। ये सर्ग, खंड, ये इसके अध्याय, इसके दूसरे नाम है समय के। तो 69 समय और 16,306 छंद है टोटल। मतलब ऐसी बात नहीं है कि 16,306 प्रकार के छंद है, नहीं, 16,306 छंद है। जो भी छपे वगैरह इनके जो भी मतलब जो पंक्तियां हैं इनकी छंदों की, वो है 16,306। ठीक है, छंद तो 68 छंदों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो 16,306 छंद है, 69 समय है। ठीक है, और इसका एक और संस्करण है मध्य संस्करण, टोटल 4 संस्करण है। मध्य संस्करण में 7,000 छंद है। एक और है लघु संस्करण जो तीसरा संस्करण है, इसमें 3500 छंद है और 19 समय है, 19 समय है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और आरपीएस ने प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे छोटा संस्करण या लघुतम संस्करण जिसमें 1300 छंद है, 1300 छंद है, और इसी को दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। किसको? चौथे संस्करण को, जो सबसे छोटा संस्करण है जिसमें 1300 छंद है, और इसी को दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। ऐसा हुबहू डॉक्टर नगेंद्र में लिखा है। और आरपीएससी ने ऐसा हुबहू अभी कॉलेज व्याख्याता वाले हिंदी साहित्य के इतिहास का जो एक पेपर होता है पूरा का पूरा, उसमें पूछा था। ठीक है, उसमें यह पूछा था कि कौन से रासे या कौन से संस्करण या सबसे छोटे संस्करण जिसको दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं, उसमें कितने छंद है। और ऑप्शन में ये सब थे, 16,306, 7,000, 3500, 1300। मेरा ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, 1300 पट्टी करके छोड़ दिया, हिम्मत नहीं हुई करने की। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर है जो 1300 छंद होगा। तो आप इन चारों संस्करणों के छंदों को याद रखें, किसमें कितने छंद है। फिर इसमें जो रस है, वीर और श्रृंगार दोनों रस का काव्य है पृथ्वीराज रासो। वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, लेकिन जो अंगी रस है, प्रधान रस है, वो वीर रस ही है। ठीक है, अंगी या प्रधान रस वीर रस ही है। इसमें 69 समय है, अध्याय में बांटा गया है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और ये महाकाव्य में कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक नहीं है। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा पूछे, ऐसे नॉर्मली पूछ ले कि इसकी भाषा क्या है, पिंगल शैली। पूछ ले कि इसका मुख्य रस क्या है, वीर रस, लेकिन श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। समय क्या है, कितने समय है, समय है तो 69 समय। छंद 68 छंद, और
कौन सा महाकाव्य है? प्रबंध काव्य। ये सामान्यतः पूछे तो, ये इसके जो संस्करण में पूछे तो ये बातें मैंने अलग से नोट करवा दी है, ठीक है। और भाषा ऐसे पूछे कौन सी भाषा है, तो नीचे ऑप्शन में पिंगल हो तो वहाँ पिंगल भाषा ही करना है आपको। शैली पूछे तो पिंगल शैली करनी है, लेकिन उसमें अलग डिटेल में पूछे तो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ विद्वान इसकी डॉक्टर बच्चन सिंह जैसे विद्वान इसको डिंगल शैली में रचित मानते हैं। उनका भी मानना वो ठीक है कि इसमें कुछ राजस्थानी का समावेश है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पिंगल शैली जो ब्रज भाषा, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है कि पिंगल शैली जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पिंगल शैली जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। और शुक्ल कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा बेठिकाने की है। यह शुक्ल का कथन है। यह तो सामान्य भाषा थी, सामान्य हर कोई मानता है, लेकिन शुक्ल का विशेष कथन है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा बेठिकाने की है। और भी उसमें कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि हजारी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। ये सुखी समाज में रचित है, ऐसा इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ठीक है। और इन संस्करणों का अच्छे से ध्यान रखें। ये आरपीसी ने पूछा है, पहली बार किसी आयोग ने मुझे लगता है पूछा होगा। और हिंदी साहित्य में जैसे प्रश्न आजकल आरपीसी बना रही है वैसे कोई भी आयोग नहीं बना रहा, ठीक है। इस बार का जो पेपर था वो नेट के टक्कर का था। नेट में तो कुछ था ही, पूछते ही नहीं, मतलब बहुत शानदार पेपर था, ठीक है। और जो आरपीसी लेवल की तैयारी कर लेता है उसे किसी भी एग्ज़ाम वो फाइट कर सकता है, चाहे DSSB हो, चाहे नवोदय हो, चाहे KVS हो, चाहे और यूपी टेट, सेट, नेट, कुछ भी हो। तो इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें क्या और क्या बात है। तो इसमें अनेक घटनाओं का समावेश है, अनेक घटनाओं का समावेश है। घटना प्रधान काव्य है, प्रबंध काव्य। ये पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो आपको पता है घटना प्रधान नहीं था, ठीक है। तो ये इसमें अनेक घटनाओं का समावेश है और वस्तु वर्णन का आधिक्य भी है। वस्तु वर्णन की अधिकता, वस्तु वर्णन का आधिक्य या वस्तु वर्णन की अधिकता भी इसमें है। और इसमें मुख्य छंद जो प्रयुक्त किए गए हैं, जो 68 प्रकार के छंद प्रयुक्त किए गए, उसमें कौन कौन से छंद है देखो। त्रोटक, ठीक है, गाथा, गाहा या गाथा, त्रोटक, इसमें गाहा लिखा है, गाहा, आर्या, त्रोटक, गाहा, आर्या, छपे, दुहा, तोमर, इन छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। और चंदबरदाई को छपे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। चंदबरदाई को छपे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। छपे छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। और इनके बारे में एक शिव सिंह सेंगर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। शिव सिंह सेंगर और इस पंक्ति के बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा सुनाऊंगा, मेरे जीवन का ही। महत्वपूर्ण नहीं कह सकता, लेकिन मतलब मुझे ये कैसे याद हुआ कि इसका शिव सिंह सेंगर है। चंदबरदाई को छपयों का राजा कहा जाता है। चंदबरदाई को छपयों का राजा कहा जाता है। छपयों का राजा कहा जाता है, ऐसा शिव सिंह सेंगर कहते हैं, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा था 1883 ईस्वी में, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि चंदबरदाई छपयों का राजा है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार छपयों का राजा कहा है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, कहा है। यह प्रश्न मैं जब MA
प्रथम वर्ष या अंतिम वर्ष में था, एमए फाइनल ईयर में था, तब ये हमारे किसी एमए के मतलब पेपर में आया था, ठीक है, हिंदी, एमए हिंदी के पेपर में आया था। तो उस समय जब मैं एग्ज़ाम देकर आया तो मैंने तो कुछ और ही लिखा था, शुक्ल रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों नाम लिख दिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा। मुझे यह भी पता था कि शुक्ल की किताब में ये कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय भी ये पढ़ रखी थी। और मैं नंद किशोर यादव सर से, जो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं कोचिंग भी ले रहा था। तो मतलब उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा है। तो उसमें पेपर में आने के बाद मेरे जो गुरु थे उसमें एचओडी हिंदी विभाग के डीके गौतम सर, देवेंद्र कुमार सिंह गौतम सर, उन्होंने कहा, उनसे मैंने पूछा बार आते ही, मैंने कहा सर इसका उत्तर क्या है? सर ने कहा तुम ही बताओ। मैंने कहा सर शुक्ल? कह नहीं। मैंने कहा सर रामस्वरूप चतुर्वेदी? कह नहीं। मैंने कहा सर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? कह नहीं। और उन्होंने मुझे उत्तर नहीं बताया। तो फिलहाल बहुत टाइम बाद मुझे ये उत्तर मिला था। तो आप भी याद रखें कि शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा था। और आचार्य हजारी प्रसाद और डॉक्टर नामर सिंह, जो जोधपुर विश्वविद्यालय में कुछ टाइम के लिए प्रोफेसर रह चुके हैं, नामर सिंह फिर यहाँ की राजनीति की वजह से वहाँ चले गए दिल्ली में, सॉरी जेएनयू में, हाँ जेएनयू दिल्ली में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामर सिंह ने छंदों का राजा कहा है, केवल छंदों का राजा। और छपैयों का राजा किसने कहा है? छपे छंदों का राजा वो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और केवल छंदों का राजा किसने कहा है? छंदों का राजा कहा है हजारी प्रसाद और डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, अब हम कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़ते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल के कुछ कथन हैं जो मैंने उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास से लिए हैं। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल के कथन। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों आरपीसी है और शुक्ल उनका फेवरेट है, कुछ भी पूछ सकती है शुक्ल से। ठीक है, जो उनको अच्छा लगे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ। पूछ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो में कितने पृष्ठ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और या फिर ऐसा पूछ ले कि यह कथन किसका है, या फिर ऐसा पूछ ले पृथ्वीराज रासो ने देकर 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय है, या केवल इतना ही दे कि 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में कहा, तो उसमें आपके नीचे 4 रासो काव्य या अन्य ग्रंथों के विकल्प दे दे। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय है और प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। प्राय सभी छंदों का, ये प्राय आना बहुत जरूरी है। इसमें लिखे कि प्राचीन काल में जो चलने वाले या प्रचलित या प्राचीन काल के सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। वो कथन वहाँ गलत हो जाता है यदि कोई आपके कथन कार्ड में कोई पूछे प्रश्न तो। ठीक है, कथन कार्ड में या 4 विकल्प दे के इनमें से कौन से कथन सही है आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो इसमें प्रचलित प्राय सभी छंदों का इसमें व्यवहार हुआ है। प्राय लगता है हो जाता है कि भी कुछ छूट भी गए होंगे। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली है। और लो, यहाँ शुक्ल जी पूरे पृथ्वीराज रासो को जाली कहते हैं और सबसे लंबा विवरण उसी पर देते हैं। अब शुक्ल जी जाने ये तो अपने को क्या पता। तो इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किस बारे में कहा है भाई? पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं। और आगे कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। वह बिल्कुल बेठिकाने की, वह मतलब भाषा किसकी? पृथ्वीराज रासो की। ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। आगे कहते हैं कि यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है।
यदि कोई भाषा का अध्ययन कर रहा है और उस समय की भाषा देखना चाहता है, उसके भी एक ग्रंथ काम का नहीं है। और यदि कोई साहित्य इतिहास का अध्ययन कर रहा है, उसके भी ये काम का नहीं है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। ये 4 कथन शुक्ल के इस पृथ्वीराज रासो के बारे में महत्वपूर्ण थे, तो मैं उनको ले आया। अब हजारी जी कहते हैं, हजारी जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना। शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक शुकी संवाद। डॉक्टर बसंत सिंह इसे राजनीतिक महाकाव्य कहते हैं और इसे राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी, ट्रेजेडी, ठीक है, राजनीतिक महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी या त्रासदी भी कहते हैं। कौन? डॉक्टर बचन सिंह। डॉक्टर बचन सिंह अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 में प्रकाशित हुआ था, उसमें कहते हैं कि ये एक राजनीतिक महाकाव्य है या दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। मिश्र बंधु कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। हिंदी का प्रथम या वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है, ऐसा मिश्र बंधु कहते हैं। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र 3 बंधु थे, 3 भाई थे, याद रखना। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ में कहते हैं, जो 1986 में प्रकाशित हुआ था, उसमें कहते हैं कि हिंदी का चरित्र पहली बार बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। ये काव्य प्रक्रिया पूरी तरह निष्पन्न हुई है, ठीक है, याद रखना। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी भाषा और संवेदना का विकास नाम का जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी का चरित्र पहली बार बड़े ही मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है और काव्य प्रक्रिया पूरी तरह निष्पन्न हुई है। काव्य प्रक्रिया होती है, जो काव्य की प्रक्रिया होती है, उससे पूरी तरह से ये गुजर कर आया है, कुछ भी अछूता नहीं रहा, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। और इस कथन को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि संवेदना नाम कौन देते हैं, किसके इतिहास ग्रंथ का नाम में संवेदना आता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। इसलिए यह कथन पृथ्वीराज रासो के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें और है, उन बातों को हम कर लेते हैं। अब इसकी मुख्य बात आती है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, ठीक है, अर्ध प्रामाणिक होना, और चौथा एक और माना है जिसमें उसको प्रबंध काव्य नहीं माना है मूल रूप से। चौथा मत है जो नरोत्तम दास स्वामी का मत है, नरोत्तम दास स्वामी का मत है, और ये पूरा मटेरियल में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर आया, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं बार बार बुक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। इस बार जो आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चर में पेपर बनाया था, उसमें रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसमें से लगभग पूरा प्रश्न पत्र बना था। इसलिए बार बार इन पुस्तकों का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। अब आगे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का प्रश्न या विवाद कह सकते हैं आप, का प्रश्न या विवाद, ठीक है। तो इसको कौन तो मानता है प्रामाणिक, उनका लिख लेते हैं पहले। प्रामाणिक कौन मानता है इनको, कौन कौन से विद्वान है जो प्रामाणिक मानते हैं? अप्रामाणिक कौन कौन मानता है? प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक कौन मानता है? अर्ध प्रामाणिक कौन कौन मानता है? एक चौथा मत और है, वो बाद में नीचे ले लेंगे। पहला
पहला मत क्या है? प्रामाणिक, दूसरा अप्रामाणिक, तीसरा अर्ध प्रामाणिक। आचार्य शुक्ल ने आपको पता ही कहा है पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, इसे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। तो प्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ये मानते हैं प्रामाणिक। मिश्र बंधु तीनों भाई, ठीक है। कर्नल टॉड, कर्नल टॉड, कर्नल टॉड ये, और एक और बड़ा नाम है कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये नाम भूल गया, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इन्होंने प्रामाणिक मानने के लिए एक नए समत की भी कल्पना की थी। किसने? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ठहराने के लिए एक नए समत, आनंद समत, जिसे या आनंद समत की कल्पना की थी, ऐसा शुक्ल कहते हैं, आनंद या आनंद समत, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, लेकिन उसकी जो तिथियां उलट पुलट है, आगे इधर उधर है, वो 90 या 78 जो भी वर्षों का फर्क है, वो एक उसमें नया समत था, अनंत समत था। उसके आधार पर उन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को सही ठहराया, प्रामाणिक ठहराया, ठीक है। और यदि आनंद समत माने तो उसकी तिथियां सही भी ठहरती है, ठीक है। तो ये प्रामाणिक मानने वाले का कथन है, उनका मानना है कि इसलिए मैंने इसको प्रामाणिक माना। अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखना, और डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, ये जो राजस्थान के ही हैं, ठीक है, कवि राजा श्यामल दास, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर ओझा कह सकते हैं, डॉक्टर ओझा भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बुलर, श्यामल दास, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, इसको लिखना कवि राजा श्यामल दास कहते हैं अपन इसे, कवि राजा श्यामल दास। और डॉक्टर बुलर, एक और है मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, एक और इतिहासकार है। उसके बाद में आपके अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में आते हैं कि मुनि जीन विजय। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में मुनि जीन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक और साहित्यकार इतिहासकार है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। ये प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में है। तो इसकी आप एक ट्रिक बना सकते हैं नाम याद रखने में। तो इसकी मैंने बनाई थी कि श्याम मिश्र मोहन टॉड, श्याम मिश्र मोहन टॉड, ठीक है। श्याम यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्यामल दास मत कर लेना यहाँ, ठीक है। मिश्र, मिश्र बंधु, मोहन, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, टॉड, कर्नल टॉड, श्याम मोहन मिश्र टॉड, ये प्रामाणिक मानने वालों में है। क्या मानने वालों में है? प्रामाणिक मानने वालों में है। अब है अप्रामाणिक मानने वालों में। अप्रामाणिक मानने वालों में देखो सुब्बू, श्याम, गौरी देवी, सुब्बू, श्याम, गौरी देवी, सुब्बू, श्याम, गौरी देवी। तो सु से मतलब शुक्ल, बू से मतलब डॉक्टर बुलर, श्याम से मतलब कवि राजा श्यामल दास, गौरी से मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और देवी से मतलब मुंशी देवी प्रसाद। और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हज मुनि सुनी, बस हज मुनि सुनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि से मुनि जीन विजय, और सुनी से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये आप याद रखें, एक प्रश्न आरपीएससी पक्का पूछेगी
स्कूल व्याख्याता परीक्षा में तो पक्का पूछेगी, और सेकंड ग्रेड में पूछे तो ठीक है, और टीजीटी पीजीटी की सभी भर्ती परीक्षाओं में पक्का एक प्रश्न इसमें से आता है, प्रामाणिक अप्रामाणिक मानने वालों में से। अब एक चौथा मत और है, वो है नरोत्तम दास स्वामी का। ये 3 मत हो गए। चौथा मत किसका है? नरोत्तम दास स्वामी। नरोत्तम, नरों में उत्तम है जो, नरोत्तम दास स्वामी, ठीक है, ऐसे ही कहा था मैंने। उन्होंने कहा है कि चंद ने पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की। चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में, इन्होंने तो कहा प्रबंध है ही नहीं, ठीक है, मुक्तक रूप में पृथ्वीराज रासो की रचना की। ये तो अपना आप में बड़ा विरोधाभास है। मुक्तक रूप में पृथ्वीराज रासो की रचना की। इनका मानना था कि जो पृथ्वीराज रासो है प्रबंध था ही नहीं, ठीक है, प्रबंध था ही नहीं। यह किसका मत है? नरोत्तम दास स्वामी का मत है। चौथा मत है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पृथ्वीराज रासो को प्रबंध काव्य नहीं माना है। उन्होंने, चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में मुक्तक के रूप में पृथ्वीराज रासो की रचना की, ऐसा मानने वाले विद्वान नरोत्तम दास स्वामी है, एकमात्र है जो। इन्होंने कहा कि यह मूलतः प्रबंध काव्य था ही नहीं। रासो मूलतः प्रबंध काव्य था ही नहीं। प्रबंध काव्य था ही नहीं, ठीक है। आगे कुछ और है कथन कि इसको कौन प्रकाशित करवा रहा था, किसके कहने पर इसका प्रकाशन रोक दिया गया, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रकाशित हुआ, जो भी है अप्रामाणिक है, यानी एक विवाद है इस संबंध में, इसलिए ये बड़ा लंबा खींच रहा है थोड़ा। तो इस संबंध में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, बंगाल की, व्यारंगना, यहीं से एक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। देखना कौन सा इतिहास ग्रंथ है। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसे एक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। हमने लेखन परंपरा में पढ़ा था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण आरंभ कराया। इस ग्रंथ का मुद्रण आरंभ कराया। इस ग्रंथ का मुद्रण आरंभ कराया, लेकिन सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर, जिन्होंने इसे अप्रामाणिक घोषित किया, रामचंद्र शुक्ल के साथ है ये, डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर, पृथ्वीराज विजय जिसके कश्मीरी कवि जयानक ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय के आधार पर, पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रामाणिक घोषित किया। तो सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित करने वाले यही विद्वान थे, डॉक्टर बुलर। किसके आधार पर अप्रामाणिक माना? पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रामाणिक माना। और ये तो थे अप्रामाणिक मानने वाला कथन। अब प्रामाणिक मानने वाले कथन में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या आते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, इनकी तिथियों को सही करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की, नए संवत की कल्पना की, एक नया संवत माना जिसे अनंत संवत कहा जाता है, ठीक है। अनंत संवत की कल्पना की मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने। आचार्य हजारी प्रसाद ने इसकी जो भाषा को माना है, रासो की भाषा, रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा का रूप माना। 12वीं शताब्दी की भाषा का रूप माना। 12वीं शताब्दी की भाषा का रूप माना।
भाषा का रूप माना। किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा का रूप माना। 12वीं शताब्दी में जो भाषा प्रचलित थी वही इस रासो में ऐसा कहते हैं। इसका एक कथन फेमस है, पंक्ति रघुनाथ चरित। इसकी पंक्ति लिखें, रघुनाथ चरित हनुमत कृत। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरिय जीमी। भूप भोज उदरिय जीमी। ठीक है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरिय जीमी। जैसे इसकी पंक्ति है, महत्वपूर्ण याद रखना आप, यह पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। अब एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट लाया हूं कि चंद बरदाई अनेक मन स्थितियों के चित्र खींचने में सिद्ध है। अनेक मन स्थितियों के चित्र खींचने में सिद्ध है। ऐसा चंद बरदाई कहते नहीं, ऐसा चंद बरदाई के बारे में कहा जाता है। यह मैंने एनसीईआरटी से कथन लिया है, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो पुस्तक थी पहले चलती थी उसमें से। चंद बरदाई अनेक मन स्थितियों के चित्र खींचने में सिद्ध है। फिर कहा है कि मध्यकालीन साहित्य में जो काव्य रूढ़ियाँ या कथनक रूढ़ियाँ प्रचलित थी उनका प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन साहित्य, साफ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। मध्यकालीन साहित्य के प्रयुक्त, मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त, मैं बोल रहा हूँ वो लिख लें आप। अनेक कथनक रूढ़ियों व काव्य रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। या काव्य रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। आज बहुत लंबा खींच गया, लेकिन कुछ रास्ते रह गए हैं पीछे, वो अपन कल कर लेंगे। और इसमें आपको एक बात बता दूं कि जो हमने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी समाज रूप में रचित माना। शुक-शुकी समाज एक कथनक रूढ़ि है, वो भी ध्यान रखना, कथनक रूढ़ि है। ठीक है, तो मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथनक रूढ़ियों में काव्य रूढ़ियों का प्रयोग इसमें हुआ है। चंद बरदाई अनेक मन स्थितियों के चित्र खींचने में सिद्ध है। अब और बचते हैं कुछ, जयचंद प्रकाश, जयमहिक, जय चंद्रिका, रणमल छंद, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये अपन कल पढ़ेंगे। फिर लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, विद्यापति, अमीर खुसरो, वसंत उल्लास, ढोला मारुद्वा। उसके बाद में गद्य साहित्य, वन रत्नाकर जैसे रचनाओं, राहुल वेल जैसे रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका साथ बना रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।